मैं अखिलेश उपाध्याय। चलिए आज हम लोग क्लास 10th सिविक्स लेसन फर्स्ट पावर शेयरिंग को पढ़ते हैं। पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा पावर शेयरिंग होगी उतनी अच्छी डेमोक्रेसी होगी। यहाँ इस लेसन में हम दो कंट्रीज़ के माध्यम से पावर शेयरिंग के बारे में जानेंगे। पहली बेल्जियम, दूसरी श्रीलंका। चलिए हम चलते हैं बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप का एक बहुत छोटा सा मुल्क है जिसका एरिया करीब 30,500 स्क्वायर किलोमीटर है और पॉपुलेशन 1,15,00,000 के करीब है। चलिए हम आपको बेल्जियम का मैप दिखाते हैं और उनके पड़ोसियों से आपकी मुलाकात कराते हैं। ये है स्टूडेंट्स, ये है बेल्जियम। बेल्जियम बहुत छोटा सा मुल्क है यूरोप का। ये ऊपर का इलाका, नॉर्थ का इलाका, इसे हम फ्लेमिश रीजन के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पर पॉपुलेशन वहाँ की रहती है डच, 59% डच स्पीकिंग पीपल हैं। ये जो नीचे का इलाका है ये वेलोनिया रीजन है और यहाँ पर फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रहते हैं जिनकी पॉपुलेशन कुल पॉपुलेशन का 40% है। और यहाँ जो है ईस्ट में ये जर्मन स्पीकिंग पीपल हैं, रिमेनिंग 1%, 59%, 40% प्लस 1%। दैट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ये देश की कुल पॉपुलेशन है। यहाँ पर एथनिक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हैं हम आपको बताते हैं। ये इनमें बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गया इन मुल्कों में, इन एथनिक स्ट्रक्चर्स ग्रुप में, डच में और फ्रेंच में। किस बात को लेकर के 1950s-60s में कि फ्रेंच वर इन माइनॉरिटी बट रिच एंड पावरफुल। फ्रेंच हालांकि 40% थे, डच 59% थे, लेकिन वो कम संख्या में होने के बावजूद भी ज़्यादा रिच और पावरफुल थे। ये डच को अच्छा नहीं लगता था। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ इनकी जो राजधानी है ब्रुसेल्स, आप मैप में देखें, ये इनकी कैपिटल है। ये जो सराउंडेड एरिया कैपिटल है ब्रुसेल्स। यहाँ पर फ्रेंच 80% और डच 20%, यानी पूरे मुल्क में डच मेजॉरिटी में है लेकिन कैपिटल में फ्रेंच मेजॉरिटी में है। ये प्रॉब्लम इनके सामने काफ़ी गंभीर थी। इसको हल करने के लिए बेल्जियम की गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग का तरीका अपनाया और उसके लिए उसने क्या किया, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए उसने 1970 से 1993 के बीच उसने जो है देश की के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 अमेंडमेंट किए, 4 संशोधन किए, 4 चेंजेस लाए। फर्स्ट चेंज क्या था, द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी मुल्क की, उसमें डच मिनिस्टर्स की संख्या और फ्रेंच मिनिस्टर्स की संख्या इक्वल रखी गई। हालांकि डच 59% थे, फ्रेंच 40% थे, लेकिन फिर भी मिनिस्टर्स की संख्या बराबर रखी गई और कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन बिना दोनों ही कम्युनिटी के मेजॉरिटी से नहीं लिया जा सकता था। दूसरा चेंज क्या किया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसने अपनी बहुत सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। पावर शेयरिंग के लिए एक अगला बड़ा कदम था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी बहुत सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी। तीसरा चेंज क्या किया गया, जो ब्रुसेल्स थी जहाँ पर फ्रेंच 80% थे और डच 20% थे कैपिटल में, चूँकि पूरे मुल्क में जब जो डच लोग थे उनको बराबर रखा गया था, तो यहाँ भी डच और फ्रेंच मिनिस्टर्स की संख्या बराबर रखी गई। चौथा चेंज ये किया गया कि एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। कम्युनिटी गवर्नमेंट में डच के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट, फ्रेंच के लिए अलग और जर्मन स्पीकिंग पीपल के लिए अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई। इनके जो राइट्स किस संदर्भ में थे, यानी डच गवर्नमेंट डच कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज मैटर को डील करती थी। फ्रेंच गवर्नमेंट फ्रेंच कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज मैटर को डील करती थी। इसी तरह से जर्मन गवर्नमेंट जर्मन कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज मैटर को डील करती थी। तो पावर शेयरिंग का ये तरीका जो उन्होंने अडॉप्ट किया, इससे क्या हुआ कि देश में थोड़ी मुश्किलें तो ज़रूर थी, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, लेकिन उसके बावजूद भी मुल्क में सारी चीज़ें बहुत सही ढंग से चल रही थी और पीसफुल ढंग से इस मुल्क को आगे बढ़ाया गया। और इसका महत्व इसी समझ सकते हैं कि जो ब्रुसेल्स है, जो कि कैपिटल है, उसे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया गया। आई होप यू अंडरस्टूड इट। और नेक्स्ट वीडियो में हम श्रीलंका के बारे में जानेंगे।